सो हेलो वियर्सियंस, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस क्या है कि पहले चैप्टर का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहले चैप्टर पूरे हमने बहुत विधिवत तरीके से हर एक पॉइंट, हर एक एस्पेक्ट्स, जितने हेडिंग हैं सारे एनसीईआरटी वाइज हमने कंप्लीट किए हैं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के पीछे दिए हुए उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि आखिर वो क्वेश्चंस हमसे लग पा रहे हैं कि नहीं, क्या हमने आपको सही से पढ़ा है कि नहीं, क्या आपने सही से पढ़ा है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनसीईआरटी को उठा लिया जाए अपने हाथों में, आप भी एनसीईआरटी खोल लीजिए और एनसीईआरटी के साथ साथ अपने रफ या आपके जो भी नोट्स है उस नोट्स को खोल के पेज नंबर 16 पे आ जाइए और ये क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए हैं। क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, पहले ही क्वेश्चंस में दिया गया है बाबू। अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो पहला और दूसरा क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चंस है। ये ऑप्शनल क्वेश्चंस आप कर लेंगे, हमें लगता है कि ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए बेहतरीन इजी है। अगर आपसे ये दोनों क्वेश्चंस नहीं हो रहा है तो आई बटन पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट जाके एक एक लेक्चर को अच्छे से फिर से 2x जैसे भी हो 2x 1.5x पे आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। हम लोग तीसरा क्वेश्चन हम उठा रहे हैं बाबू। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो कह रहा है कि लौह चूर्ण, अगर बात की जाए आयरन हो गया लौह चूर्ण, और उससे उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक मतलब कि डाइल्यूटेड HCl को डालने पर क्या होता है। तो उत्तर में ऑप्शन दिया है, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, हालांकि ये भी हमें नहीं करानी चाहिए परंतु आपको करा दे रहे हैं। देखिए कि अगर बात की जाए कि लौह चूर्ण मतलब कि आयरन और साथ में उस पर डाइल्यूट मतलब कि तनु HCl गिराया जा रहा है तो क्या होगा, यहां से बन जाएगा वो FeCl2 और साथ में बन जाएगा H2 गैस। हम कहें क्या ये रिएक्शन संतुलित है तो आप कहोगे नहीं सर, रिएक्शन कैसे संतुलित हो जाएगा जब हम यहां पे क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। क्या यह रिएक्शन संतुलित है? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें, अच्छा चौथा क्वेश्चन, तीसरा हमने करा लिया, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो हमने बताया है कि रासायनिक समीकरण क्या है पहली बात, और दूसरी बात हमने कहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण एक पूरा फॉर्मेट तैयार होता है और उस फॉर्मेट के दोबारा ये पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत ये कहता है कि जो जितना पहले था उतना ही हमको बाद में प्राप्त होगा, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हमको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक हो जाता है। अब ये चौथा क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन में ABCD करके मतलब क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अच्छा पांचवा क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करिए। तो इसका मतलब ये कैसे दिया हुआ है, सेंटेंस वाइज हिंदी में दिया है, शब्दों में दिया है। तो शब्दों में कैसे दिया है, कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस का संयोग करके अमोनिया बनता है। तो अगर हम बात करें ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पांचवा, तो पांचवा का ए कह रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, तो हमने कराया अभी है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाएगा, अमोनिया NH3। अगर यहां पे हम बात करें NH3 बन जाएगा, तो यहां से क्या करें कि इसको भी 2 कर दें, इसको भी 2 कर दें, क्या ये संतुलित हो गया, ये संतुलित समीकरण हो गया। ये पहला था। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है बाबू कि हाइड्रोजन सल्फाइड को कैसे सूत्र में लिखते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस कौन सा गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। तो गैस यहां पे हम लिख दें, इसने स्पेसिफाई भी कहा है, कर दिया। अच्छा इसमें भी स्पेसिफाई किया है कि नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और क्या बनेगा कि अमोनिया का निर्माण होगा। यहां पे भी कह दिया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन कराने पे, तो ऑक्सीजन के साथ दहन कराएंगे तो क्या बन जाएगा। इसमें कह रहा है, रिएक्शन में बोला भी है कि जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, तो पहले लिख देंगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और साथ में लिख देंगे जल। अच्छा अब इसको देखा जाए क्या ये संतुलित है कि नहीं। तो हमने देखा हाइड्रोजन 2 बराबर सल्फर 1 बराबर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 1 3 है। तो क्या किया जाए, यहाँ पे हम बढ़ा दें, कितना कर दें, यहाँ पे इसको हम कर देंगे बाबू, हाइड्रोजन को यहाँ पे सल्फर को बराबर करने के लिए इसको हम 2 3 6 कर दें, तो यहाँ पे कर दो, अगर हम कह दें कि 3, अगर यहाँ पे कर दिया जाए 4, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तित कर लिया जाए समीकरण को, तो समीकरण को थोड़ी से परिवर्तित करने में हमारा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 गो है और सल्फर 1 और ऑक्सीजन 2 इधर और 2 1 3। तो क्या किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या मैं इधर 2 लगा दूं, तो क्या ये ऑक्सीजन 2 दूनी ये 2
दूनी 4 और एक 5 तब भी बिगड़ जाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको ऐसा से मल्टीप्लाई करें या ऐसे से मल्टीप्लाई करें कि ये 6 ये भी 6 हो जाए, वो भी 6 हो जाए। तो हम क्या करते हैं इधर कि यहां से हम कहते हैं कि 2 दूनी 4 एक 5, या क्या इसको 2 कर दें तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन 4 हो गया। यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन 4 हो गया, क्या बराबर है, परंतु हाइड्रोजन तो बिगड़ गया ना जी। हाइड्रोजन बिगड़ गया कैसे, 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन के हाथ 2 कर दिए। अब देखो हाइड्रोजन भी बन गया और सल्फर बिगड़ गया, तो हमने सल्फर को फिर से यहां से मल्टीप्लाई किया। फिर ऑक्सीजन बिगड़ गया, अब ऑक्सीजन देखो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 2 6। अब यहां पे से कितना है 3, 2 दूनी 4, यहां पे क्या कर देंगे 3 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया बराबर। अब देखो समीकरण बराबर है कि नहीं, देखो इतना करने से हमको एक समझ में आ जाता है कि एक ही स्टेप पे हम लोग बराबर कर सकते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन बराबर, सल्फर 2 बराबर, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पे 6, 2 दूनी 4 और 2 6, क्या बराबर हो गया। तो इसमें ये दूसरा रिएक्शन ऐसे ही बोला है, शब्दों में बोला था, जिसको हमने बैलेंस कर दिया। अब तीसरा सी नंबर, क्या मैं पेन चेंज कर दूं, ठीक है मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं। तो सी नंबर में बोल रहा है बाबू, सी नंबर आपको अपने से देखना होगा, और सी नंबर में बोल रहा है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट बनाता है। तो अगर हम बात करें कि एल्युमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 का होल थ्राइस किससे क्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड से, BaCl2 से, और क्रिया करके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हम बोलेंगे AlCl3 और साथ में बोलेंगे बेरियम सल्फेट। अच्छा अब इसको देखा जाए क्या ये संतुलित है कि नहीं, इससे हमने लिख तो दिया परंतु ये संतुलित है कि नहीं। अब यह संतुलित करने के लिए देखो यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है। अच्छा यहाँ पे सल्फर कितना है 3 है, यहाँ पे सल्फर 1 है। तो सबसे पहले यही 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सल्फर 3 हो गया। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ से 4 3 12, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 3 12, ऑक्सीजन बराबर हो गया, सल्फर भी बराबर हो गया। अच्छा बेरियम अब गड़बड़ हो रहा है, बेरियम यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे बेरियम कर दें 3, ठीक है। अब बेरियम 3 कर दिए, अब यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन 6, यहाँ से देखो 3 है, और एल्युमिनियम कितना है 2, तो क्या यहाँ से 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, क्लोरीन 6 एल्युमिनियम 2। अब देखो अब सब मिला लिया जाए, क्या बराबर हो रहा है कि नहीं, संतुलित हो रहा है कि नहीं, एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, कोई दिक्कत नहीं, सल्फर 3। अब ये होल ब्रैकेट के अंदर जितना होता है, जितने से मल्टीप्लाई होता है सबको लेते हैं, तो सल्फर 3, तो यहां भी सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 12, यहां भी ऑक्सीजन 12। अब यहां देखो बेरियम 3 बेरियम। अच्छा क्लोरीन 3 दूनी 6 क्लोरीन। एक और आपसे बात कहनी है बाबू कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उसमें आप पीरियोडिक टेबल को आधुनिक आवर्त सारणी जो है आपके यहाँ, उसमें से 1 से लेकर 30 तक के सारे तत्वों का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार सहित आप याद कर लीजिएगा, जो कि हमें इनमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा आपको ये समझ में आ जाएगा कैसे कौन सा है और कहां व्यवस्थित करना है। थोड़ा सा आप उसको तत्वों के वो भी देख लीजिएगा, क्या नाम है कि उसका फॉर्मूला कैसे, सूत्र कैसे लिख रहे हैं, उसका संकेत क्या है, संकेत देखना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें डी ऑप्शन कह रहा है कि पोटेशियम धातु, डी बोला है कि पोटेशियम धातु किससे रिएक्ट कर रहा है, जल के साथ, तो जल के साथ रिएक्ट कर ले रहा है, तो क्या बना रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे पोटेशियम है, ये बना लेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनाएगा H2 गैस, हाइड्रोजन। अच्छा ये हाइड्रोजन बन रहा है, क्या ये रिएक्शन देखा जाए बैलेंस है कि नहीं। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो बाबू KOH 1 पोटेशियम बैलेंस है, हाइड्रोजन 2 और 1 3 हो गया, इधर कितना हाइड्रोजन 2 1 है, तो इधर बढ़ा लिया जाए तो हम कहते हैं 3 दूनी 6। तो अगर हम कहें इसको भी बढ़ा लिया जाए तो हम कहेंगे कि अब ऐसा किया जाए कि 2 दूनी 4 1 5, ऐसा किया जाए कि वो बैलेंस हो जाए, और दोनों को बैलेंस करने के लिए हम सिर्फ एक ही फॉर्मूले लिख देंगे, उसी से बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर हम कहें कि इसको भी 2 ले लिया जाए पोटेशियम, और 2 पोटेशियम ये ले लिया जाए, तो अब देखो 2 पोटेशियम इधर हो गया, 2 पोटेशियम इधर हो गया, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 2 और 2 4, तो इधर भी क्या कर लिया जाए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इधर कितना है 2, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है 2, सब बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत। इसमें देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस दिख रहा है आपको, तो ये रिएक्शन संतुलित हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। छठवां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, और इसमें तो बड़े मजे की बात है कि छठवें नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। समीकरण आपको दे दिया है, वो भी सूत्रों के रूप में दिया है, तो आपको खाली बैलेंस करना है, हो जाएगा। अगर आपसे संतुलित नहीं हो पा रहा है
तो मैंने आपका लेक्चर लिया है, 6वां या 7वां लेक्चर है जिसमें हमने संतुलित करना सिखाया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और 6वां 7वां लेक्चर ध्यान से देख लीजिए। अब कह रहा है बाबू कि निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, तो ये भी आपके लिए छोड़ रहे हैं। 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है, और 7 भी छोड़ दिया, 8 भी छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 8 भी यही कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करा दिया है, इसके कराने के आधार पे अपने 6, 7 और 8 आराम से कर लोगे। और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं, संतुलित करना, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो कि 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है। हमने पढ़ाया है उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया को देख लीजिए क्या होती हैं, आप इसका आंसर दे देंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये मैंने उष्माक्षेपी में उदाहरण भी लेके कराया था कि श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। आपको ध्यान से उस प्लेलिस्ट में, आप अगर लेक्चर रोज रोज देख रहे हो, पर डे देख रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपने लेक्चर स्किप किया है तो जाके आप उस लेक्चर को ध्यान से देख लीजिएगा, उसमें एग्जांपल हमने कराया है। 10वें नंबर का क्वेश्चन आपके नोटबुक में एग्जांपल में मैंने कराया है। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन मजेदार है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो हम कहते हैं कि वियोजन अभिक्रिया टूटकर 2 को बनाएगा, जबकि संयोजन अभिक्रिया 2 को जुड़कर 1 को बनाएगा। खत्म, यही तो है विपरीत। मतलब कि 2 को जुड़ेगा तो 1 को बनाएगा संयोजन, और 1 को टूटकर 2 में बिखर जाएगा वियोजन। यही बस एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे से विपरीत चलते रहते हैं, लेकिन कहानी अलग अलग है, लेकिन मजेदार है। इसको भी मैंने क्लास में कराया, आपने देख लेना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे कह रहा है कि उन वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। ये तो वियोजन अभिक्रिया के तीनों प्रकार पूछ दिया है, तो तीनों प्रकार पूछ दिया, तो आपको क्या करना है, मेरा लेक्चर देखना है। वियोजन अभिक्रिया के मैंने तीनों प्रकार कराए हैं और तीनों में बहुत सारे एग्जांपल कराए हैं, तो आपको लेक्चर देखना है। प्लेलिस्ट खोजो प्लेलिस्ट में देखो। फिर इसका करें विस्थापन द्विविस्थापन, ये भी मैंने कराया भाई। विस्थापन द्विविस्थापन में क्या अंतर है, तो अंतर ही बता देना। वही जो परिभाषा है उसी को थोड़ा सा घुमा के बोल दोगे तो अंतर हो जाएगा। विस्थापन हमने कहा था कि एक अधिक क्रियात्मक क्या करता है, कम क्रियात्मक को मार के हटा देता है, जबकि द्विविस्थापन क्या होता है, आयनों के परस्पर अदलाव बदलाव होते हैं। खत्म। अब देखो फिर कह रहा है कि वहीं पे कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया, अब ये रिसेंटली पढ़ाया गया कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। आप प्लेलिस्ट में इसको देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस देखो, ये सारे मेरे नोट से निकल रहे हैं, सारे एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी प्रूफ है कि एक एक क्वेश्चंस आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी के पीछे वाले ये पेज पे, वो सारे मेरे नोट्स से मैंने लेक्चर में क्लास में कराए हुए हैं, सब आपके निकल रहे हैं। देखो अवक्षेपण अभिक्रिया मैंने कराया कि नहीं कराया है। द्विविस्थापन में मैंने एग्जांपल इसी का लिया था कि अवक्षेपण अभिक्रिया यहीं से होती है। हमने कहा था द्विविस्थापन का एग्जांपल भी है, और या कह सकते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया में द्विविस्थापन अभिक्रिया की घटना घट रही है। हमने ये भी कराया था, क्या कोई दिक्कत है इसमें। फिर अभी हम रिसेंटली कराए हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। रेडॉक्स में पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन कि अब एक चीज देखना, उपचयन को बोलते हैं आक्सीकरण। इसमें एक चीज बोल दिया है उपचयन, तो उपचयन को आक्सीकरण बोलते हैं, और अपचयन तो हमने कराया ही करा है। तो पूछ रहा है कि उपचयन और अपचयन ऑक्सीजन के लिहाजे में एक एक सेंटेंस लिखकर बताइए कि क्या होता है। हमने कराया था कि आक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है, जबकि अपचयन में ऑक्सीकरण को मतलब ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। तो ये सब आपके सारे नोट्स में है बाबू, सब हमने करा रखे हैं, नोट्स में है। अच्छा एक क्वेश्चन, ये 17 नंबर का क्वेश्चन मेरे से एक बच्चे ने पूछा था, सर जी आप एक क्वेश्चन करके बताओ। मैंने कहा कौन सा क्वेश्चन, ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X का उसके काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो इसको तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, और इजीली ध्यान दीजिएगा कि हमने कहा कि 17 नंबर का क्वेश्चन है, और 17 नंबर में क्वेश्चन में कहा है कि X कोई तत्व है और यह X कोई तत्व, मैं नीचे लिख रहा हूं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको आप मिटा दिया जाए कि X कोई तत्व है और यह X कोई तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है,
काला रंग। क्या बन रहा है? काला रंग का सबस्टेंस प्राप्त हो रहा है। हमने संक्षारण में बताया था कि जो तांबा होता है, तांबा बताया नहीं बताया है, कॉपर काले रंग का हो जाता है। और देखते हैं किसे, देखो यहाँ पे काले रंग का किसे, कॉपर जो होगा ऑक्सीजन से क्रिया कर जाएगा, ये कॉपर है, कॉपर जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा बनाएगा CuO2। क्या बन जाएगा? CuO2। तो ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो? क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड बन जाता है। वहां पे हमने कहा था संक्षारण में ऑक्साइड बनना, हाइड्रोक्साइड बनना, कार्बोनेट बनना, ये क्या होता है? संक्षारण की क्रिया है। क्या मैंने इतना कराया है? ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें से और कौन से क्वेश्चंस आपको दिक्कत दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? अरे कल ही तो कराए थे कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो संक्षरित ना हो, मतलब कि ऑक्साइड ना बने, अवांछित पदार्थ में कन्वर्ट ना हो, और जो हमारा जो पहले था वही बचा रह जाए। ठीक है। फिर कह रहा है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, मतलब कि नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्योंकि वो रिएक्ट ना करें। नाइट्रोजन इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो रिएक्ट ना करें, ताकि वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो बने रहेंगे, उनकी प्रक्रिया मतलब वो अपने मूल अवस्था में बने रहेंगे। अच्छा, कह रहा है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए। निम्न पदों का वर्णन किसके रूप में? 20वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है संक्षारण, विकृत गंधिता। हमने कल ही कराया है संक्षारण और विकृत गंधिता। लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 11 को आप देखिए, उसमें हमने कराया है संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण और विकृत गंधिता में निम्न पदों का वर्णन कीजिए कह रहा है क्वेश्चन में, 20वां क्वेश्चन कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, संक्षारण और विकृत गंधिता। तो हमने आज पूरा इस एनसीईआरटी बुक का 20 क्वेश्चन, मतलब कि हम कहें कि 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन हमने कहा है कि मेरे जो नोट्स हैं उसी नोट्स से आपको मिलेंगे, और वो नोट्स अगर आपने पढ़ लिए तो 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन इस बुक का कोई कहीं हिला नहीं सकता, मतलब कहीं जा नहीं सकता कि ना लगे। सारे क्वेश्चंस 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान है। खाली नोट्स आपको बनाना है और प्लेलिस्ट को, मतलब लेक्चर्स को रोज शेड्यूल करके देखते जाना है। कोई क्वेश्चन फंसा क्या? आप इस बुक को जितना चैप्टर 1 हमने करा दिया, चैप्टर 1 का लेक्चर हमने पूरा शूट कर लिया, देख लिया, आपको दे दिया, पूरा प्लेलिस्ट आपको दे दिया, आप उसको रेगुलर पढ़ लीजिए। रेगुलर अगर आप पढ़ लिए होंगे तो अगर आपने रेगुलर देखा होगा लेक्चर को चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 का मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किया 1 से लेकर 20 तक का, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सारे मेरे नोट से हैं, सारे मेरे नोट्स में रखे हुए हैं, जितना मैंने लेक्चर्स लिया है बाबू, सारे नोट्स आपके पास भी पहुंच चुके हैं। आप अच्छे से एक एक करके पढ़ लीजिए और सारे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। थैंक यू वियर्सियंस।